तो मैंने कहा कि फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस भी पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस की तरीके से ही होते हैं। इनके एटम्स के भी आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका एटम भी ऑलरेडी मैग्नेट होता है, लेकिन सबस्टेंस मैग्नेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो रहा होगा। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है? क्यों पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस से हट करके वो हल्का सा हेवली मैग्नेटाइजेशन होता है और जबकि इसमें स्ट्रांगली मैग्नेटाइजेशन होता है? ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो इसको समझाने के लिए आपको डोमेन थ्योरी समझनी पड़ेगी। डोमेन थ्योरी क्या है? तो डोमेन थ्योरी ये है कि फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस के जो एटम्स होते हैं जो ऑलरेडी मैग्नेट हैं, वो तमाम सारे डोमेन्स में डिवाइड किए होते हैं। तमाम सारे डोमेन्स में डिवाइड होते हैं। और डोमेन क्या होता है? डोमेन एटम्स का ग्रुप होता है जिसके एटम पूरे के पूरे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं। अगर ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड है तो ये एक डोमेन हो गया, और दूसरा डोमेन जो हो गया वो दूसरी डायरेक्शन में अलाइन होता है। आप देख रहे हैं कि ये इस डोमेन के सारे एटम का मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में है। तो इस तरह के जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, इनके जो सबस्टेंस के अंदर डोमेन स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये डोमेन अपना खुद का एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट रखते हैं, लेकिन पूरा सबस्टेंस फिर भी मैग्नेट नहीं होता, क्योंकि इन डोमेन्स के मैग्नेटिक मोमेंट का जो वेक्टर सम होता है वो क्या हो जाएगा? आप देख रहे हैं कि पूरा क्लोज लूप बन गया है। अगर इसका इधर है तो इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, और कुल मिला के रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? वापस 0। इस तरीके से नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लग रही है, तब तक डोमेन होने के बाद भी रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? इसका 0, क्योंकि हर डोमेन का आपको मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। अब तो ये मैग्नेटाइजेशन होगा कैसे? अब हम अप्लाइड फील्ड लगाते हैं। अप्लाइड फील्ड लगाने पर होता क्या है? जब फील्ड लगाएंगे तो आप देखिए फील्ड लगाने पर क्या होता है। अब ये आपका फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लग गई है बी। तो यहाँ दो तरह के केस देखने में आते हैं। एक केस ये है और एक केस यहाँ और दिखा रहा है। दो केस दिखा रहा है। स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग है। ये भी है ठीक ठाक है, नंबर की स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दो केस। व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, अब जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो यहाँ दो तरह का केस देखने में आता है। एक केस तो ये देखने में आता है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उस डोमेन का इफेक्टिव एरिया बढ़ जाता है जो अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन रखते हैं। मतलब शिफ्टिंग ऑफ बाउंड्री हो गई, बाउंड्री शिफ्ट कर गई। सॉरी देखिए यहाँ पे हमने गलत दिखा दिया है, तो सही कर दूं। उसका एरिया बढ़ता है जिसकी डायरेक्शन में अलाइनमेंट होती है। इधर मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो यही वाला तो एरिया बढ़ेगा, यही वाला एरिया बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, उस डोमेन का एरिया बढ़ जाता है, बाउंड्री शिफ्ट हो जाती है जिस डोमेन के अलाउंग मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है। अब देखिए इसका इफेक्टिव एरिया बढ़ गया और बकिया का जो इफेक्टिव एरिया था वो क्या हो गया? घट गया। अब जो रिजल्टेंट कैंसिल हो जा रहा था, अब वो कैंसिल नहीं होगा, बल्कि हमको ठीक ठाक एक इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा इधर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड ना। अच्छा खासा मैग्नेटाइजेशन मिलेगा। ये कौन सा केस है? ये पहला केस है
shifting of boundary, shifting of बाउंड्री। और ये क्या केस था, इसमें जब बहुत तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पर, तो पूरे के पूरा डोमेन ही, पूरा का पूरा ग्रुप ही घूम जाता है। मतलब बाउंड्री नहीं शिफ्ट होती, सारी बाउंड्री सब एक का डायरेक्शन हो जाते हैं, सब के सब अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में ही टर्न अप हो जाते हैं। सारे के सारे डोमेन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, मूव कर जाएगा, टर्न हो जाएगा इधर, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। आप देख रहे होंगे दूसरा केस में क्या हो गया, इसमें टर्न हो गया, रोटेट हो गई, रिजल्टेंट जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट था इन डोमेन्स का घूम गया, सब एक डायरेक्शन में हो गया। तो यहां पर शिफ्टिंग ऑफ बाउंड्री थी, यहां पर रोटेशन ऑफ डोमेन। तो अप्लाइड फील्ड लगाने पर रोटेशन ऑफ डोमेन हो जाता है। दो केस, शिफ्टिंग ऑफ बाउंड्री और रोटेशन ऑफ डोमेन के नाते से यह मैग्नेटाइजेशन हमको मिलता है। तो सबसे पहले जो डिफरेंस बताया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, डोमेन थ्योरी दिया जिसने, जो एक साइंटिस्ट थे वीन्स थ्योरी, और एक लॉ भी सुनने को मिलेगा वीन्स लॉ क्या होता है ये भी सुनने को आपको मिलेगा। ये थ्योरी वीन्स ने समझाई थी और उन्होंने डोमेन स्ट्रक्चर समझाया था और बताया कि वैसे तो हर एटम उसी तरीके से मैग्नेट है जिस तरीके से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के एटम होते हैं, सेम वही बात है। आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस नाते से एटम मैग्नेट होता है। लेकिन पूरा सब्सटेंस सिंपल बिहेव करने के बजाय स्पेशल बिहेव करता है, डोमेन स्ट्रक्चर बिहेव करता है। और पूरा मटेरियल इसलिए मैग्नेट नहीं होता है सिंपल केस में बिना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, क्योंकि डोमेन्स का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट बनते हैं सारे डोमेन्स का, वो जीरो हो जाता है। तो आइए डोमेन्स के बारे में कुछ जाने, फिर ये दोनों केस हम लोग डिस्कस करें। आइए लिखते हैं इसको, समझ में आ गया होगा मेरी समझ से आपको, और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बात करना शुरू करते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरोमैग्नेटिज्म can be explained, ferromagnetism can be explained by Wien's the scientist Wiens, explained by Wiens on the basis of डोमेन थ्योरी। ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी के आधार पर उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। इन एडिशन टू द यूजुअल इलेक्ट्रॉन थ्योरी से आगे जाकर के, जो सामान्य इलेक्ट्रॉन थ्योरी है उससे आगे जाकर के उन्होंने डोमेन थ्योरी पे काम किया। और उन्होंने बताया इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल atoms form a very large number of effective region. Atoms form a very large number of effective
regions called डोमेन। इफेक्टिव रीजन बनाते हैं जिसको हम डोमेन बोलते हैं। ईच डोमेन हैज अ लीनियर डायमेंशन, ईच डोमेन हैज लीनियर डायमेंशन। इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है? लीनियर डायमेंशन नियरली 1000 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁷ के आसपास है ना। एंगस्ट्रॉम माने 10⁻⁷ होता है और 1000 है तो 10⁻⁷ हो जाएगा। 1000 एंगस्ट्रॉम एंड कंटेंट and contain 10⁻10 atoms approximately। लगभग इस लंबाई चौड़ाई का इतने एटम रखते हुए वो एक डोमेन स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। और ईच डोमेन इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट विदाउट एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ईच डोमेन is strong magnet without external magnetic field। कोई फील्ड लगाइए तो भी डोमेन ऑलरेडी मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है। बट होल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल is non-magnet because net magnetic moment of domains is जीरो। नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो हो जाता है डोमेन्स का वो क्या हो जाता है? वो जीरो हो जाता है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ डोमेन इज गेट टू बी जीरो। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है? तो ध्यान में आ गया होगा, पहला केस आपको क्लियर होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया? जीरो आ गया। और अब हम वो केस समझेंगे कि कैसे दोनों केसेस अलग अलग लेकर के ये मैग्नेट बन रहा है, राइट? चलिए, व्हेन external magnetic field applied, external magnetic field applied करते हैं। external magnetic field applied, when external magnetic field applied, the ferromagnetic substance, the ferromagnetic substance becomes magnet as two following ways। दो तरीकों से वो मैग्नेट बनता है, दो तरीकों से मैग्नेट बनता है। पहला क्या है भाई? नंबर एक केस, फर्स्ट केस जो हमने ये पहला केस दिखाया था आपका, दिस फर्स्ट केस, शिफ्टिंग ऑफ बाउंड्रीज। पहला केस शिफ्टिंग ऑफ बाउंड्रीज। ठीक है ना? शिफ्टिंग ऑफ बाउंड्रीज। द domains have magnetic moment in the direction of applied field
increase its boundary and another reduced in size, so that ferromagnetic material has a strong magnetization in the direction of applied field. आप समझ गए होंगे बाउंड्री शिफ्ट होती है और along the direction of applied field आपको शिफ्टिंग ऑफ बाउंड्री मेथड से मैग्नेटाइजेशन मिल जाता है। सेकंड केस, नंबर दो केस क्या है? रोटेशन ऑफ डोमेन। नंबर दो केस रोटेशन ऑफ डोमेन। द नंबर दो केस rotation of domain. The domains rotate their magnetic dipole moment the domains rotate their magnetic dipole moment along the direction of applied strong magnetic field. जिधर अप्लाइड फील्ड है उधर की तरफ सारे के सारे डोमेन्स का मैग्नेटिक मूवमेंट घूम जाता है, सो दैट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल has a strong magnetization in the direction of applied field, in the direction of applied field. तो applied field की तरफ strong magnetization हमको देखने को मिलने लगता है। बच्चों उम्मीद है ये एक्सप्लेनेशन आपको जो मैंने किया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक विशेष ध्यान देने की बात यहाँ ये है कि मैग्नेटाइजेशन कैसे हो रहा है समझ में आ गया होगा आपको। एक विशेष ध्यान देने की बात ये है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी उसी तरह के एटम हैं जैसा पैरामैग्नेटिक में थे। कैसे थे तो आपको ध्यान में आ रहा होगा कि यहाँ पर भी पैरामैग्नेटिक वाले में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे एटम्स में और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपके मटेरियल में। लेकिन इसके बाद भी जो है फेरोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन केवल इसीलिए शो करता है तो वीन्स ने बताया था कि इन मटेरियल्स में एक स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जिसको हम डोमेन स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इस डोमेन स्ट्रक्चर के नाते ही जो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक से थोड़ा अलग हट करके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन शो करता है। और ऐसे मटेरियल आपके फिर आयरन, कोबाल्ट, निकिल हैं जो इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं।
और यहीं पर एक बड़ी मजेदार सी बात आएगी जो मैं आगे बताऊंगा, और बड़े इजी ढंग से ये बात आपको समझ में आ जाएगी, और इसको आप आगे समझेंगे भी बड़ा अच्छा कि यहाँ पर आपको जो प्रॉपर्टी बताई जाएगी वो क्यूरीज लॉ और क्यूरीज टेम्परेचर क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आएगा बड़ा मजेदार सा। तो नाम से बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा सुनने में, क्यूरीज लॉ, है ना। मैडम क्यूरी का नाम बहुत सुना होगा आप लोगों ने, इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। अनिस्टीन का नाम हुआ, मैडम क्यूरी का नाम हुआ, ये बड़े नाम है। इन नाम को लेकर के यहाँ क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है और क्यूरीज लॉ क्या था, तो बड़ा अच्छा से समझिएगा। क्यूरीज टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जैसे किसी फेरोमैग्नेटिक, क्यूरी टेम्परेचर किसके लिए होता है? क्यूरी टेम्परेचर केवल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ही होता है। और जब किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर आप बढ़ाते जाइए और तब तक बढ़ाइए जब तक उसका डोमेन स्ट्रक्चर ब्रेक ना हो जाए, डोमेन प्रॉपर्टी खो ना दे वो अपनी। तो जिस टेम्परेचर पे, जिस मिनिमम टेम्परेचर पे कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अपनी डोमेन प्रॉपर्टी लॉस कर देता है, उसी टेम्परेचर पे जो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का बिहेव करने लगता है। क्योंकि जैसा कि फेरो था, अलग क्या था फेरो में डोमेन अलग था, और डोमेन प्रॉपर्टी अगर लॉस कर दिया इसका मतलब क्या हो गया कि वो पैरा की तरह बिहेव करने लगा। तो जिस मिनिमम टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल का बिहेव करता है, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक, मेरे समझ से बात समझ में आ गई होगी कि क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, और इसको हम लोग आगे भी प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे आपको हम, तो वहां पर डिस्कस करेंगे भी। तो उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ध्यान से देखिए, समझिए, और बार बार देखिएगा। जहां जो दिक्कत आएगी बिल्कुल बताइएगा, हम आपकी मदद कर लेंगे इसके लिए। थैंक यू बच्चों।